हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। सो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट सब टॉपिक बोर्स मॉडल। यस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। आप सभी को पता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जस्ट ब्रीफ आइडिया हमने लास्ट लेक्चर में लिया था। अब हम बात करेंगे बोर्स मॉडल, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस, और हो सकता है बेटा कि आगे के 2 या 3 लेक्चर्स में यही बोर्स मॉडल्स आपका कंटिन्यू रहेगा। सो लेट्स सी अबाउट द बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रदरफोर्ड का आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, एक रिव्यू दे दूं। रदरफोर्ड साहब ने ये कहा था कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ द मास और एंटायर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत तेजी से रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस इतना छोटा है कि जस्ट लाइक यू कैन से कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, लाइक क्रिकेट का ग्राउंड है, और उसमें एक छोटी सी जो बॉल होती है सेंटर पॉइंट पे, दैट इज न्यूक्लियस। आज उससे आगे की बात करते हैं। रदरफोर्ड साहब ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन क्या है। ही सेड कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बस इतना कह के वो चले गए। अब आगे बात करते हैं बेटा। देखिए, बोर्स ने पॉइंट्स तो स्टार्टिंग के वही रिपीट किए कि मोस्ट ऑफ द मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द मास and entire positive charge of the atom is concentrated within a small space called as nucleus। ये तो रदरफोर्ड ने भी बोल दिया था। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सेम पॉइंट रिपीट किया। अब बात इलेक्ट्रॉन की आती है। इलेक्ट्रॉन का क्या हाल है? देखो, रदरफोर्ड ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं। बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स पे मूव कर रहे हैं। सपोज ये एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है सेंटर पॉइंट पर। सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक 2 डायमेंशनल ट्रैक में ऐसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स की अगर बात करें तो इनफाइनाइट हो सकते हैं बेटा। जैसे ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये एक और सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट का मतलब पाथ, रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। अब यहां पर बोर साहब ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। ये बातें तो रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर राउंड लगा रहा है। बट जितने सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स इसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इन सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। बोर साहब क्या कह रहे हैं कि दो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकेटेड इन ऑल द सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो किन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मिलेगा? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मिलेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये समझो बेटा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जस्ट मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं। आप सभी को मोमेंटम तो पता होगा, जैसे कोई भी चीज लाइन में मूव करती है उसको लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो अल्टीमेटली होता क्या है बेटा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहां पर पहुंच गया, तो अल्टीमेटली इसका जो मेजरमेंट है, देखो इसने कुछ एंगल रोटेट करा दिया यहां पर। इसने सपोज थीटा एंगल रोटेट करके पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक पहुंच गया। यह पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 3 तक पहुंच गया, कुछ और एंगल रोटेट करा दिया। ये सपोज आपका थीटा 2 हो गया, ये थीटा 1 था। सो कॉन्टिन्यूसली ये एंगल को चेंज करा। दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन।
सो ड्यू टू दिस एंगल ऑफ रोटेशन, इस टाइप की बॉडी में या ऑब्जेक्ट में एंगुलर मोमेंटम होता है। ये एंगल चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली सेंटर के साथ। सो इसके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, बस इसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो एंगुलर मोमेंटम, बाकी डिटेल में इसका कुछ भी नहीं बताऊंगा बेटा, ये सारा का सारा आपका फिजिक्स में कवर होता है। एंगुलर मोमेंटम का सारा कंसेप्चुअल पार्ट आप वहीं पर स्टडी करेंगे। यहां पर छोटा सा बस इसका यूज हमें करना है, इसके फॉर्मूले का यूज करना है। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट की रेडियस है। ये मास इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2 h सभी को पता होगा बेटा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इससे पहले प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी है सबने। 2, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है। n, दिस इज एक्चुअली नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। n क्या हो सकता है बेटा? n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लाइक ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी तक ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। क्या मतलब है इस लाइन का, इसको समझो बेटा। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या तो 1 टाइम्स h/2 होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ये कितना होना चाहिए? या तो 1 टाइम्स h/2 होना चाहिए। उस टाइप के सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाएगा, वहां से रेडियस निकाल सकते हो आप इसका। या फिर एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स ऑफ h/2 होना चाहिए, या फिर एंगुलर मोमेंटम 3 टाइम्स ऑफ h/2 होना चाहिए, या 4 टाइम्स ऑफ h/2, 10 टाइम्स ऑफ h/2, 20 टाइम्स ऑफ h/2 में से कुछ भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को h/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही एंगुलर मोमेंटम होगा। या उसी टाइप के सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये बोर्ड साहब बोल रहे हैं। अब देखो, जैसे सपोज करो कि ये जो एक सर्कुलर ऑर्बिट है बेटा, ये जो सर्कुलर रास्ता है, पाथ है, जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं। ऑर्बिट, कुछ कंफ्यूज मत हो बेटा, ये सिंपल रोटेटिंग पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मूव कर रहा है। सपोज करो कि इस सर्कुलर पाथ के ऊपर उसका उसका एंगुलर मोमेंटम 0.2 टाइम्स h/2 हो रहा है। 0.2 टाइम्स h/2 हुआ है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यहां पर आके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सपोज 1 टाइम्स ऑफ h/2 हो गया है, सो इस सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यह हमारा कहलाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। सपोज करो इस सर्कुलर रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1.9 टाइम्स ऑफ h/2 हो रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यहां पर आके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स h/2 हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसको कहेंगे हम सेकंड ऑर्बिट। इस तरीके से बेटा उन्होंने ऑर्बिट की फॉर्मेशन की। कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? जिसमें सिर्फ h/2 का मल्टीपल ही उसका एंगुलर मोमेंटम बनना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल बनना चाहिए। सो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इसी तरीके से कोई निकल के आएगा बेटा थर्ड ऑर्बिट, इसी तरीके से आएगा कोई फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे चलता रहेगा आपका जो है। अब देखो यहां पर और खास बात, ये तो एक बात उन्होंने बताई। अब देखो इस पर कभी भी ये डिस्कशन मत करना कि ये कहां से आया, कैसे आया, इसका क्या प्रूफ है। ये सब बेटा जो है हमारे काम की बातें नहीं है। बोर्ड साहब ने अपनी पोस्टुलेट्स में ये बताया है कि आप पहले इसको एक्सेप्ट करो। मॉडल तो इनका बहुत बड़ा था, उन्होंने जो अपनी पूरा का पूरा रिसर्च की थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी रिसर्च थी। हम तो सिर्फ बेटा इसको हाफ पेज या 1 पेज में कंक्लूड कर रहे हैं, तो उतनी बड़ी रिसर्च को हम पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ये सारी बातें उन्होंने किसी बाकी जितने साइंटिस्ट थे उनके साथ के, उन सबको हो सकता है पूरा का पूरा डिस्कस किया होगा, पूरा एक्सप्लेन किया होगा, बट हमें हमारे सिलेबस में 11th-12th सिलेबस में इसका कोई भी डिस्कशन नहीं है, इसका डिटेल डिस्कशन नहीं है कि कहां से आया है। अगर कहीं आप देखते भी हो तो उसको छोड़ देना, आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सो ये पॉइंट अब देखो जहां जहां वैलिड होगा, हमने बेटा यहां पर सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्मेशन कर दी
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से ऑर्बिट बनते जा रहे हैं। अब देखो यहां पर और क्या क्या बातें इन्होंने बोली। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन राउंड लगाता है, इस टाइप के, इन टाइप के सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर राउंड लगाता है, मींस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जो h/2π से बन के आ रहे हैं बेटा, ये सारे जो ऑर्बिट्स हैं बेसिकली एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी शेल्स। एनर्जी शेल्स कह दो या एनर्जी ऑर्बिट्स कह दो, बात एक ही, यानी इसमें कुछ एनर्जी है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन के हाउसेस, हाउसेस इन द सेंस यू कैन से कि भाई इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर रोटेट कर रहा है, ये रास्ते हैं, ये रोड्स हैं, सर्कुलर रोड्स हैं ये आपकी। सो जो जो एनर्जी बेटा इन रोड की होगी, जैसे इस रोड की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी हो जाएगी। इस सेकंड नंबर की जो रोड है इसमें जो एनर्जी होगी अल्टीमेटली यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। So these roads or these circular orbits are actually associated with certain energies. इन सब में एनर्जीज है, एनर्जी का ऑर्डर भी उन्होंने बताया, वो सारी बातें आगे कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग बेटा। क्या एनर्जी का ऑर्डर होता है? जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे कम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी इंक्रीज 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 होती जाएगी। इवन से ज्यादा सेकंड शेल की एनर्जी है, सेकंड एनर्जी शेल या एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी है, देन थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, यानी सबसे कम एनर्जी उस ऑर्बिट की होगी जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नजदीक में है, फर्स्ट ऑर्बिट बेटा। सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो भाई, सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्या लिखा है यहां पर? अरे इंफिनिटी ऑर्बिट, इंफिनिटी ऑर्बिट ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता, एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बात है, बट इंफिनिटी का मतलब सबसे दूर का जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। अब देखो बेटा, अब ऐसी कंडीशंस में मींस इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन राउंड लगाएगा तो अल्टीमेटली वो किसी भी टाइप के रेडिएशंस को रिलीज नहीं करेगा। रदरफोर्ड यही नहीं समझा पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब राउंड लगा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा तो रेडियस कम 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 होती जाएगी और फाइनली न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा। यहां पर बोर्ड साहब करेंगे करेक्शन करो उस बात पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस टाइप के मूविंग इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं लगेगी तो उस पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वो किसी भी टाइप के एनर्जी रेडिएशंस को रिलीज नहीं करेगा। नो एनर्जी रेडिएशन रिलीज्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट यहां पर मेन इन्होंने बताया, समझाया होगा जैसे भी समझाया होगा, हमें तो बेटा उनके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए चलना है। अब जब ये सब बातें वो बोल रहे थे कि भाई एनर्जी की बातें हो रही हैं और एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, एनर्जी फिक्स रहेगी, तो जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट, सपोज कीजिए कि थर्ड ऑर्बिट है, इस थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरा राउंड लगा रहा है, तो जितने टाइम तक भी इलेक्ट्रॉन इसमें राउंड लगाता रहेगा कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इन ऑर्बिट को बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट का भी नाम दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट का भी, दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन रुक गया है, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, बट उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है जब तक वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है। स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दो। मैंने इनका पहले क्या नाम दिया था अभी? एनर्जी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं या एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं बेटा, एनर्जी शेल्स, एनर्जी शेल्स का भी नाम दे दो, ठीक है। ये बातें यहां तक हो गई। अब जब ये सारी बातें बोर्ड साहब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उनसे पूछा कि बोर्ड साहब आप बहुत मजे में बता रहे हो कि भाई कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो अब ये बता दो कि स्पेक्ट्रम में लाइन कहां से आती है?
जब एटम एनर्जी एमिट करता है उसके बाद स्पेक्ट्रम आप प्रिपेयर करते हो, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ऐसी कंडीशन में तो ऐसा लग रहा है कि एटम कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एटम एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो स्पेक्ट्रम कहां से बन रहा है, वो कौन सी रेडिएशंस आ रही है? सो बोर साहब ने कहा कि रुको, जस्ट 1 मिनट रुको, अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले यहां तक की बातें सारी नोट डाउन कर लो। आई होप कि आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। अब देखो, मैं आगे स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन समझाता हूं कि बोर साहब कैसे स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोर्स ने कहा कि मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। बट जब आप स्पेक्ट्रम प्रिपेयर करते हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपको बेटा सबको याद हो तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से पहले एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हमने एनर्जी प्रोवाइड करा दी, यहां पर एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कराते हैं। याद है स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन? आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देखो बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली उस एनर्जी को गेन कर लेता है, खा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्साइट हो जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाता है। जैसे ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट। सो क्या कह रहे हैं बेटा बोर्ड साहब? देखो, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जो है इस सेकंड नंबर के ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन है। सो ये एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और हायर एनर्जी शेल में एक्साइट हो जाएगा, जंप कर जाएगा। हायर एनर्जी शेल कौन सा है? अरे सेकंड से ज्यादा एनर्जी थर्ड की है, थर्ड से ज्यादा एनर्जी फोर्थ की है, फोर्थ से ज्यादा एनर्जी फिफ्थ की है। यानी अपने से ऊपर वाले किसी भी शेल में जंप कर जाएगा, अपने से ऊपर फ्लोर पे जंप कर जाएगा, हायर फ्लोर पे जंप कर जाएगा। सपोज सेकंड से लेकर ये जंप कर गया फोर्थ शेल में, यहां पर जंप कर गया। कुछ लोगों को लगा होगा सर जंप कहां कर गया तो डाउन चलेगा। अरे ये 3D की बातें चल रही बेटा। सो अल्टीमेटली सेकंड से फोर्थ में हायर फ्लोर पे जंप कर गया। अब जंप करने के बाद बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े टाइम तक टिकेगा, क्योंकि ये पहले एक्साइट तो हो गया, इसने एनर्जी गेन करी और यहां पर पहुंच गया। बट यहां पर आते ही जो है अल्टीमेटली स्टेबिलिटी डाउन हो गई। कैसे डाउन होगी? एक कॉन्सेप्ट सबको पता होगा बेटा कि एनर्जी अगर हाई हो जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सुनने में उल्टा लगता है बट ऐसा ही है बेटा। अरे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो चुप कहां बैठेगा, आराम से कहां बैठेगा, इधर उधर इधर तो घूमता रहेगा, वो स्टेबल कहां से हो सकता है? सो ये पॉइंट पूरी केमिस्ट्री में याद रखना बेटा। ऑर्गेनिक में तो ये पॉइंट बहुत यूज होने वाला है आपका, कि अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सो यहां पर आते ही हायर एनर्जी शेल में आते ही बेटा अल्टीमेटली जो है इस एटम की स्टेबिलिटी कम हो गई। सो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए टिकता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए टिकता है। 1 सेकेंड तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, 1 सेकेंड भी नहीं, ये हो सकता है माइक्रो सेकेंड्स के लिए यहां पर टिकता है, बहुत कम टाइम के लिए टिकता है। वो टाइम मैं आपको बताने चाह रहा हूं, जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए यहां पर टिकता है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को अपने घर की वापस याद आती है और फिर से अपने घर पर वापस आएगा यहां पर। सो यहां से यहां तक जाना है बेटा, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। हायर शेल पे जंप करना एक्साइटेशन, बट हायर शेल से वापस अपने ओरिजिनल शेल पे आना, इस ओरिजिनल शेल को बोला जाता है बेटा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसका अपना ओरिजिनल घर, ग्राउंड स्टेट। सो जब हायर स्टेट से ओरिजिनल स्टेट पे वापस आता है इसको डी एक्साइटेशन बोलेंगे। और इस डी एक्साइटेशन में इसको एनर्जी जो डिफरेंस है, इन दोनों शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी बाहर रेडिएट करना पड़ेगा। देखो यहां पर फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो कि ये आपके पास इनिशियल स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, लाइक दिस इनिशियल स्टेट कोई भी अज्यूम कर लो, दिस इज n1 नंबर की स्टेट है, एनर्जी स्टेट है, ये न्यूक्लियस है, मैं पूरा राउंड नहीं बना रहा हूं। ये इसका हायर स्टेट है n2 नंबर का स्टेट। स्टेट का मतलब एनर्जी स्टेट, ऑर्बिट से एक ही बात है, एनर्जी शेल्स कुछ भी कह लो बेटा। इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर था, इसको हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराई, अल्टीमेटली इस एनर्जी को गेन करके, इस एनर्जी को गेन करके
ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और एक्साइट होके ये हायर शेल पे पहुंच गया, हायर फ्लोर पे पहुंच गया। अब इस हायर फ्लोर से ये वापस आया अपने ओरिजिनल घर पर। सो दिस इज डी एक्साइटेशन प्रोसेस। सो जब डी एक्साइट होगा तो बेटा क्या होगा, देखो इस हायर शेल की जो एनर्जी है, लेट दिस एनर्जी इज En2 और दिस लोअर शेल की एनर्जी En1 है। आप सभी को पता है कि En1 कम होगा, En2 ज्यादा है, तो हायर से लोअर पे आना है तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो इस एनर्जी डिफरेंस को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इस घर में फिट हो पाएगा। अरे ये घर जो है बड़ा घर है, बड़ी एनर्जी का घर है, ये घर जो है छोटी एनर्जी का घर है, साइज छोटा ऐसा समझ लो इसको। तो बेटा किसी बड़े एनर्जी वाले को, बड़े साइज वाले को फिर छोटे साइज में अगर फिट होना है तो जो एक्स्ट्रा साइज है उसका लॉस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो दोनों का डिफरेंस है, सपोज इस हायर शेल की एनर्जी 5 जूल है थोड़ी देर के लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये 5 जूल वाला ऑर्बिट है और ये जो ऑर्बिट है बेटा सपोज 2 जूल वाला ऑर्बिट है, दिस इज 2 जूल ऑर्बिट। सो 5 से 2 वाले ऑर्बिट में फिट होना है, घर में फिट होना है, तो अल्टीमेटली एनर्जी कम करनी पड़ेगी, अपना वेट कम करना पड़ेगा। वेट का मतलब एनर्जी। सो कितनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 जूल। सो ये 3 जूल जो डिफरेंस दिख रहा है बेटा, ये अल्टीमेटली एक रेडिएशन की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा और यही रेडिएशन स्पेक्ट्रम में उस स्क्रीन के ऊपर जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोप के पीछे लगाया था, उस स्पेक्ट्रोस्कोप में यहां पर एक लाइन बना देगा, स्पेक्ट्रल लाइन बना देगा, इसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं बेटा। सो इस तरीके से सक्सेसफुली उन्होंने स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, बट इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कराओगे तो डी एक्साइटेशन में एनर्जी रिलीज होगी और वही रेडिएटेड एनर्जी एक स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्मेशन कर देगी। अब वापस आते हुए जितनी भी एनर्जी लॉस होंगी वो सब स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएंगी। यहीं पर एक और ऑब्जेक्शन उठ गया उन पर, जो बाकी साइंटिस्ट उनकी सारी बातें सुन रहे थे, जैसे आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, तो उनसे पूछा गया कि बोर्ड साहब ठीक है आपकी बात मानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, इसने एक स्पेक्ट्रल लाइन बना दी, एक लाइन बना दी। अब ये बताओ कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर एक से ज्यादा लाइंस होती हैं, एक से ज्यादा लाइंस होती हैं। अब जितनी भी होती हैं 2 लाइन 3 लाइन या 50 लाइन होती है, बट एक से ज्यादा होती है। आपने बोले कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, अल्टीमेटली एक लाइन बन गई, तो बाकी लाइन कहां से आ रही है? एक बात मैं और क्लियर कर दूं बेटा, बोर साहब ने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था वो सिर्फ उन स्पीशीज पर अप्लाई होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मोनो इलेक्ट्रॉन मींस उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाया, एच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। हीलियम के स्पेक्ट्रम को वो नहीं समझा पाए बिकॉज इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसको समझा पाए? बोले हीलियम से पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। सो ये बन जाएगा He1 पॉजिटिव। He1 पॉजिटिव में अब एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बोर्ड्स कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो वो सारी कहानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए समझा रहे हैं। तो उनसे बाकी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन रखा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ये और ये कर रहा है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कर रहा है, तो अल्टीमेटली एक लाइन मिल रही है। अब ये बता दो हाइड्रोजन में बाकी लाइंस कहां से आती है? तो बोर्ड साहब थोड़ी देर के लिए हंसे, बोले अरे भाई मेरी बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप बोलते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बट ये एक एटम का स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये तो सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम होता है। आप बात कर रहे हो सिर्फ एक एटम की, मैं बात कर रहा हूं पूरे सब्सटेंस की। अरे एक सब्सटेंस के अंदर तो मिलियन से ट्रिलियंस पता नहीं कितने एटम्स होते हैं, सिर्फ एक मोल भी ले लिया तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। सो एक एच एटम का स्पेक्ट्रम थोड़ी ना बना रहे हैं हम पूरे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, उसमें पता नहीं मिलियन से ट्रिलियंस हाइड्रोजन एटम्स हैं। बोले किसी एक एटम में ऐसा हो रहा है, एक लाइन मिल रही है, किसी दूसरे एटम में उसी के अंदर जो है कुछ और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगा, कोई दूसरी लाइन मिल जाएगी। अल्टीमेटली फाइनल जो कलेक्शन उनका बनेगा उससे हमें पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है। सो इस तरीके से बेटा
बोर साहब ने स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। बट रिमेंबर वन थिंग बेटा, रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने जो स्पेक्ट्रम समझाया था वो सिर्फ उन्हीं स्पीशीज पे अप्लाई होता है जिनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सो ये बेटा बोर्स मॉडल की बातें थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे, इसके कैलकुलेशंस पे चलेंगे। ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसका रेडियस निकालना, ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, एनर्जी निकालना, वेलोसिटी निकालना, ये सारी के सारी बातें अभी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो सब्सक्राइब कर लो, मेरे सारे वीडियोस को लाइक कर दो बेटा। और मैं बार बार बेटा आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सर्कुलेट कराओ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है बेटा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो मेरे बच्चों। मैं आपका जो भी होगा उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, जो भी आपका इश्यू होगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा बेटा मैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।